भारत जो है वो कुछ उन देशों में से है जिसने अपनी खुद की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च की है, या फिर अगर सरल शब्दों में कहूं तो डिजिटल रूपी लॉन्च किया है। और आरबीआई ने इसको ई रूपी नाम दिया है और पिछले महीने ये ऑफिशियली लॉन्च भी हो चुका है। आप सबके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिरकार ये ई रूपी है क्या, और अगर पहले से ही फिजिकल रूपी है तो डिजिटल रूपी की क्या जरूरत है, और आखिरकार अगर इंडिया को ई रूपी लॉन्च करना ही था तो क्रिप्टो करेंसीज में क्या कमी थी, और ये जो ई रूपी है ये क्रिप्टो करेंसी से अलग कैसे है। तो इन सारे सवालों के जवाब आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है क्या। तो अगर आसान शब्दों में कहूं तो ये एक असली पैसा है लेकिन वर्चुअल फॉर्म में, मतलब जैसे क्रिप्टो करेंसीज थी एकदम वैसे ही समझ लो, एटलीस्ट यूटिलिटी में। इससे अपने बिल भर सकते हो, अपने पेमेंट कर सकते हो वगैरह वगैरह। आप सोच रहे होंगे ये फोन पे, गूगल पे, ये भी तो इसी तरीके से काम करता है, तो ये सीबीडीसी इनसे अलग कैसे हुआ। सीबीडीसी यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इनसे अलग कैसे हुआ। तो मैं आपको बता दूं कि फोन पे या फिर गूगल पे से आप जब भी पेमेंट करते हो तो आपने देखा होगा कि 2 से 3 सेकंड का एक प्रोसेसिंग टाइम लग जाता है, और कभी कभी पेमेंट जो है वो फेल भी हो जाती है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब भी आप यूपीआई से पेमेंट करते हो तो बैकग्राउंड में बैंक्स की सेटलमेंट होती है। उदाहरण के लिए अगर आपका फोन पे का अकाउंट लिंक है एचडीएफसी के साथ और जो सामने वाला है उसका फोन पे का अकाउंट लिंक है एसबीआई के साथ, तो जब भी आप फोन पे से पेमेंट करोगे सामने वाले को तो बैकग्राउंड में एचडीएफसी और एसबीआई की सेटलमेंट होगी, और इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। वहीं पर अगर मैं कैश से पेमेंट करता हूं तो तुरंत हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने किसी को 500 रुपए का नोट दिया तो वो तुरंत उसका हो गया, बैकग्राउंड में प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं पड़ी। और कुछ इसी तरीके से सीबीडीसी यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी भी काम करेगी, बैकग्राउंड में प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी और पेमेंट जो है वो तुरंत हो जाएगी। पर आप लोग सोच रहे होंगे यार क्रिप्टो करेंसीज में भी तो ऐसे ही होता है, अगर मैंने किसी को बिटकॉइन भेजा तो वो तुरंत उसका हो जाता है, तो ये जो डिजिटल रूपी है ये क्रिप्टो करेंसी से अलग कैसे हुआ। तो इन दोनों में एक बड़ा फर्क ऐसा है कि जो क्रिप्टो करेंसीज है वो डिसेंट्रलाइज और डीरेगुलेटेड होती है, यानी कि कोई भी एक ऐसी बड़ी बॉडी उस पर ध्यान नहीं रखती है कि फंक्शनिंग के ऊपर ध्यान नहीं देती। जैसे कि अगर स्टॉक मार्केट के अंदर कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो ऊपर सेबी बैठा है जो कि जिम्मेदार होता है सारे फंक्शनिंग के लिए, लेकिन क्रिप्टो करेंसीज में ऐसा कुछ नहीं है। क्रिप्टो करेंसी में अगर कुछ भी गड़बड़ हो जाती है तो कोई जिम्मेदार नहीं होता है, जिम्मेदार होता है तो आप और मेरे जैसे यूजर्स। वहीं पर अगर हम लोग बात करें ई रूपी की तो वो सेंट्रलाइज भी होगा और लीगलाइज भी होगा आरबीआई के द्वारा, इसकी सारी फंक्शनिंग आरबीआई के द्वारा देखी जाएगी। आप लोग सोच रहे हो कि हमारे पास पहले से यूपीआई है तो भारत को इतनी जल्दी क्या पड़ी थी ई रूपी निकालने की, और यूपीआई के साथ सब बढ़िया तो चल रहा है। इसके मुख्य 2 कारण है। भारत को छोड़ के 83 ऐसे देश है जो कि 2011 से कोशिश कर रहे हैं अपने डिजिटल करेंसी को लॉन्च करने की, क्योंकि उनको पता है कि जो क्रिप्टो करेंसीज है वो कितनी तेजी से चली थी, और उनको ये भी पता है कि अगर हम खुद की डिजिटल करेंसी नहीं निकालेंगे तो आगे जाके हमारे देशवासी दूसरी करेंसी इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। दूसरा मुख्य कारण ऐसा है कि जो भारत की सरकार है वो कई सालों से प्रयास कर रही है कि जो फिजिकल कैश है उसको हटवा सके, क्योंकि फिजिकल कैश को प्रिंट करने का खर्चा बहुत आता है और डिजिटल करेंसी जो है उसमें ये खर्चा लगभग 0 होता है। उसके बाद जो फिजिकल कैश है उसको प्रिंट करने के बाद बैंक तक पहुंचाने का भी एक खर्चा होता है, लेकिन डिजिटल करेंसी में वो भी खर्चा लगभग 0 है। उसके बाद फिजिकल कैश को थोड़ा सा ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है और जिसके कारण करप्शन वगैरह होता है, और इसीलिए 2016 में गवर्नमेंट ने डीमोनेटाइजेशन निकाला था। अब उसके कारण जो करप्शन है वो काफी हद तक नियंत्रण में आ गया था, लेकिन उसके बाद के जो परिणाम थे वो काफी भयानक थे, और उसके कारण हमारी जो इकोनॉमी है वो थोड़ी सी धीमी हो गई थी, जिसको वापस से ट्रैक पर आने के लिए थोड़ा समय लगा। तो मुख्य 2 कारण यही है कि हर कोई इस पर काम कर रहा है और भारत भी जो है वो जल्दी से जल्दी फिजिकल कैश को हटवाने की कोशिश कर रहा है। तो मेरे हिसाब से अभी ये सब करना मायने रखता है। देखेंगे कि क्या हमें सच में ई रूपी की जरूरत है और भविष्य जो है वो किस प्रकार दिखने वाला है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। एक छोटे गांव का जो किसान होता है उसको अगर पैसों की जरूरत पड़ती है तो वो अपने घर से 20 से 30 किलोमीटर दूर जाके जो बैंक है उसके ब्रांच से पैसे निकाल के लेके आता है। अब इस पूरे प्रोसेस में उसको 2 से 3 घंटे या उससे ज्यादा भी लगते हैं, लेकिन सोचिए ई रूपी के कारण अगर उसका ये काम घर बैठे ही हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा, और यही हमारी सरकार हासिल करना चाहती है ई रूपी के साथ। और मेरे हिसाब से भी आगे आने वाले समय में हमें ई रूपी की काफी ज्यादा जरूरत है, और भविष्य में निश्चित तौर पर फिजिकल कैश का जो इस्तेमाल है वो कम होने वाला है। हो सकता है जो सरकार है वो एक सीमा के ऊपर अगर आप कैश विड्रॉ करने जाते हो तो उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दे। एक समय ऐसा भी आएगा जहां पर जो दुकानदार है वो फिजिकल कैश लेना मना कर दे, और टियर 1 शहरों में ऐसा हो भी रहा है, जो दुकानदार है वो गूगल पे या फिर फोन पे से पेमेंट लेना पसंद कर रहे हैं। ई रूपी को पूर्णता आने में काफी साल लग जाएंगे, जैसे कि 8 से 10 साल, लेकिन टियर 1 और 2 सिटीज में हम इसको जल्दी देख सकते हैं, जैसे कि आगे आने वाले 1 से 2 सालों के अंदर। तो जो आने वाला बदलाव है उसके लिए जरूर तैयार रहिए। अगर कोई भी डाउट है वीडियो के बारे में तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को लाइक जरूर करिए।